हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। आज का वीडियो ले लेते हैं बीपीएससी 134 और यूनिट 3 है, ब्लॉक 1 है, वैश्विक व्यवस्था का विकास विश्व युद्ध सेकंड तक का। ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके से पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखा उसमें वैश्विक व्यवस्था का विकास तो पूछा ही पूछा है। और यहाँ पे प्रथम और सेकंड विश्व युद्ध से जो है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, दोनों जो क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय संबंध में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध किस तरह से निर्णायक भूमिका निभाए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर आइए यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना। ओके, राइट। तो हम शुरुआत कर देते हैं और शिप और शिप वेरी इंपॉर्टेंट लेंगे। प्राचीन से आधुनिक युग तक का कोई मतलब नहीं है, इसे लेफ्ट कर देते हैं। पश्चिम का उदय, ये भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है ये देख लेते हैं। हो सकता है आपके लिए उसमें लिखने के लिए आ जाए। किसमें लिखने के लिए आ जाए? टिप्पणी में लिखने के लिए आ जाए। ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं पुनर्जागरण क्या होता है। ठीक है। ओके। 18वीं शताब्दी के मध्य में, क्योंकि पुनर्जागरण जो काल हुआ था वो 18वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है ना। ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत की गई, यानी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई और विश्व की कार्यशाला के रूप में हुई, यानी औद्योगिकरण की शुरुआत विश्व कार्यशाला के रूप में हुई। और सांस्कृतिक रूप से पश्चिम का उदय मध्य युग में इटली में पुनर्जागरण लेके आया, और जिसमें यूरोपीय बुद्धिजीवियों ने तर्क, तर्कशीलता, वैज्ञानिक स्वभाव, बहस और आलोचनात्मक जांच के विचारों पर प्रकाश डाला, और जिसे तकनीकी उन्नत और वैज्ञानिक सभ्यता का यहाँ पर विकास हुआ। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर, और देख लेते हैं कि पुनर्जागरण कहलाता क्या है, क्योंकि अभी इतने में तो समझ में आया नहीं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। देखिए, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से, पुनर् या पुनः जागरण। ठीक है ना। तो फिर से जागना, क्योंकि 14वीं से 17वीं सदी के बीच जो यूरोप में धार्मिक, साहित्यिक, औद्योगिक बदलाव हुआ, और जिससे मानव की बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। ठीक है। मनुष्य बातों पर विश्वास न करके किस पे? विज्ञान, अनुसंधान, प्रयोग की बात करने लगा था। ठीक है। ये पुनर्जागरण का टाइम कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर और भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुसंधान और प्रयोग की भी बात होने लगी थी। ठीक है ना। और व्यापक स्तर पे परिवर्तन यहाँ पे हो रहे थे। परिवर्तन क्या हो रहे थे? सामंतवाद का पतन हो रहा था, जो कि पश्चिम की एक मेन निशानी थी। सामंतवाद, पूंजीवाद, विज्ञान का यहाँ पे आरंभ हो रहा था। लोग विज्ञान के यानी साइंस की ओर झुकाव इनका बढ़ रहा था। खोज करना इन्होंने शुरू कर दिया था। नगरों का उत्थान ही हो रहा था, यानी विकास हो रहा था। भौगोलिक खोज ये कर रहे थे। ठीक है ना। सॉरी, पूंजीवाद का यहाँ आरंभ हो रहा था, खत्म नहीं हो रहा था। तो ये ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जिसके कारण, जिसके परिवर्तनों के कारण मानव का बौद्धिक विकास हुआ, दिमागी विकास हुआ, उनकी चेतना जागी, और इस काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि इस मानव के जीवन में नवीन चेतना आई। ठीक है। और यही पुनर्जागरण काल कहलाता है। तो पुनर्जागरण वह आंदोलन, हम कैसे कह सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा दो लाइन में कर देते हैं कि पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर, ठीक है ना, आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे थे। ठीक है। और अभी जो आपको बताया है वो तो है ही है कि वो भी विज्ञान में आविष्कार कर रहे थे, सामंतवाद का पतन हो गया, भौगोलिक खोज वगैरह कर रहे थे। ये सभी चीजें पुनर्जागरण के अंतर्गत आती है। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने वीडियो बता दिया, शायद टिप्पणी के लिए आ जाए। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध है क्या? ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा के साथ शुरू हुआ। यानी ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध कर दिया। यह एक तरफ मित्र और संबंध शक्तियों और दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। यानी दो मित्र थे, जो दो संगठन, दो मंडली अलग अलग थी। एक मित्र संबंध राष्ट्र थे और दूसरी केंद्रीय संबंध राष्ट्र थे। तो यहाँ पे मित्र संबंध शक्ति और दूसरी तरफ केंद्रीय संबंध शक्ति थे। ठीक है ना। और इसमें बीच में शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन साम्राज्य, रूस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका जो 3 साल बाद शामिल हुआ, और जापान जो बाद में शामिल हुआ, पूर्ववर्ती में शामिल थे, यानी पहले के राज्यों में शामिल थे। और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य थे। ठीक है ना। तो एक तरह से धुरी बटी हुई थी पहले प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कारण ही पूछेगा। ठीक है।
अच्छा, ये जो प्रथम विश्व युद्ध था इसमें बहुत कम अभी दिया है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से ये 11 नवंबर 1918 तक चला था, ठीक है ना। और ये जो युद्ध हुआ था यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व समूह के बीचों में हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि संक्षिप्त रूप में ये WWI यानी WW फर्स्ट यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जाना जाता है। और यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था यानी अंतरराष्ट्रीय युद्ध था, जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला, ठीक। यह इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध। और जो युद्ध हुआ था आपको मालूम ही है कि दो देशों के बीच में ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया पर हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो कारण था वो था कि 19 यानी राष्ट्रवाद, आप ले लीजिए, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रवाद जो था एक मेन कारक बना था। किसका कारक या कारण एक होते हैं प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है ना। और इसमें एकता के साथ साथ विभाजन भी हुआ। जैसे जर्मनी और इतालवी जो थे इनका एकीकरण राष्ट्रीय आकांक्षाओं के परिणाम थे। ओटोमन साम्राज्य के विघटन और बाल्कन और अन्य पूर्वी जो देश थे राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग को राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय दिया जाता था। एक तरफ जहां राष्ट्रवाद देशों में स्वतंत्रता को लाया और कुछ में एकीकरण भी कराया, तो दूसरी ओर राष्ट्रवाद संघर्ष तनावों के बीज बो दिए थे। ब्रिटेन ने श्वेत व्यक्ति के बोझ के सिद्धांत का प्रचार किया ब्रिटेन ने, और जर्मनी ने आर्यन जात के वर्चस्व को बरकरार रखा। तो इस तरह विचारों ने समाज में अन्न और हम में विभाजन कर दिया। तो राष्ट्रवाद जो है इसका पहला कारण बना, ठीक है ना। यानी कि इसमें एकता के साथ साथ विभाजन हुआ। जब देश बट गए जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, ठीक है ना, तो इनमें एकीकरण भी हुआ। और एकीकरण हुआ तो लोग इन्होंने कुछ देशों ने उनको गोरों कालों में बांट दिया, तो कुछों ने आर्यन जात में बांट दिया, ठीक है ना, अपने वर्चस्व को अपनी शक्ति को कायम करने के लिए। तो इस तरह से विचारों ने समाज में अन्य और हम की भावना पैदा कर दी, ठीक है ना। और इसी से विभाजन होता है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में पहले राष्ट्रवाद हुआ, दूसरा आर्थिक साम्राज्यवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक और महत्वपूर्ण कारक था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान दिया था, वो था औद्योगिक क्रांति के आगमन ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के लिए आधार तैयार किया, ठीक है। यानी जब औद्योगिक क्रांति हुई तो लोग क्या करते थे, उपनिवेशवाद का मतलब कि लोग दूसरे देश पर जाकर के वहां पे शासन करते थे, अपना अधिकार जमा लेते थे, उद्योग के बहाने व्यापार के बहाने जाते थे और उस पे अपना आधिपत्य जमा लेते थे, ठीक है ना। उनका वहां पे शासन हो जाता था और वो उनके जो देश खुद जिसका देश है वहां की प्राकृतिक संपदा जो होती थी, जो देश वहां पे दूसरे राज्य के द्वारा दूसरे देश के द्वारा उपयोग की जाती थी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। तो बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वो माल तैयार करने, सस्ते कच्चे माल खरीदने के लिए नई कॉलोनियों पर कब्जा करना चाहती थी। कॉलोनियों को मतलब नए राज्य राष्ट्र पर। वे सस्ती मजदूरी और निर्माण का सामान बेचने के लिए बाजार चाहते थे। तो नए उपनिवेशों पर कब्जा करने और शाही साम्राज्यों की राजनीतिक शन और आर्थिक ताकत की वजह से प्रद्वंद्वता संघर्ष का जन्म हुआ। उपनिवेशवाद भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। समझ में आया। फिर गुप्त संधियां भी हुई। प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण था गुप्त संधि। जैसे फेक्रो प्रेशिया युद्ध के बाद जर्मनी ने फ्रांस को कमजोर करने की कोशिश की। फेक्रो यानी फ्रांसी था ये। और 20 साल तक बिस्मार्क जर्मनी का निर्विवाद नेता था और यूरोपीय राजनीति पर हावी था। कौन? बिस्मार्क। इससे एक क्वेश्चन पूछता है, बिस्मार्क संधि आई थिंक यही है। चलिए आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का निर्विवाद नेता था, निर्विवाद, और यूरोपीय राजनीति पर हावी था। और बर्लिन कांग्रेस के बाद रूस के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच एक गुप्त संधि हुई। अब देखिए, बर्लिन में कांग्रेस के बाद रूस के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच, किसके बीच? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच एक गुप्त संधि हुई। और जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के बीच 3 शासकों का संघ चला रहा था। देखिएगा यहाँ पे कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच गुप्त संधि तो हो गई, लेकिन जो जर्मनी था वो ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के बीच 3 शासकों का संघ चल रहा था, सोचिए। और बाद में जर्मनी ने रूस के साथ पुनर्वेक्षण संधि में एक दोहरे गठजोड़ में जो है क्या कर दिया, प्रवेश किया, ठीक है ना।
ओके, अब दिख रहा है ना आपको। पुनर्संरक्षण संधि में दोहरे गठजोड़ में प्रवेश कर लिया और इटली भी कुछ समय बाद शामिल हुआ। तो ईस्ट त्रिसंधि यानी ट्रिपल अलायंस का गठन फ्रांस को अलग थलग करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रांस से हुई थी कि जर्मनी ने फ्रांस को कमजोर करने की कोशिश की थी। क्यों की थी? क्योंकि 20 साल तक बिस्मार्क जो था वो जनवरी का एक नेता बना रहा, ठीक है ना, यानी वहां का शासक बना रहा। और यहाँ पर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच एक गुप्त संधि कर ली थी। और जबकि जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस के बीच 3 शासकों का संघ चला रहा था। यहाँ पे 3 शासक थे, ठीक है ना, राइट। और बाद में रूस ने क्या किया, जर्मनी ने रूस के साथ एक और संधि कर ली, यानी दोहरा गठजोड़ यहाँ पर हो गया। और इटली भी कुछ समय बाद उसमें शामिल हो गया पुनर्रक्षण संधि में। और यह त्रिसंधि कहलाई, ट्रिपल अलायंस, क्योंकि रूस, जर्मनी और इटली इसमें हो गए। और इस गठन ने फ्रांस को अलग थलग करने के लिए सब कुछ किया गया था। तो बिस्मार्क के पतन के बाद कई विरोधी गठबंधन आगे आए। फ्रांस रूसी समझौते ने त्रिगठजोड़ को चुनौती दी और 1914 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के विवादों को हल किया गया और उन्होंने सौहार्द समझौते पर हस्ताक्षर किए। और 1907 में रूस और ब्रिटेन के बीच विवादों का निपटारा हुआ और उन्होंने मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार एक त्रिसमझौता का गठन किया गया और इनसे प्रमुख यूरोपीय शक्तियों को 2 शिविरों में विभाजित कर दिया गया। एक त्रिसंधि, ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, और ट्रिपल समझौता, और हर एक ने अन्य देशों को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए मित्रता की। तो ये था गुप्त संधि, ठीक है, ओके, राइट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक अन्य कारण था हथियारों की दौड़, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, नेपोलियन की सेना की ताकत और उसके कारनामों से पूरा यूरोप हिल चुका था। कैसा था सबको पता था, सन की राजा तानाशाह था और अन्य राष्ट्रों को भी उसने हराने के लिए अपनी सेनाओं का गठन कर लिया था। यहाँ पर वाटरलू में नेपोलियन के पराजित होने के बाद नई शक्तियां उभरी। जब नेपोलियन पराजित हो गया तो और शक्तियां नहीं आ गई और वे हथियारों की दौड़ में शामिल हो गई। जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी ने अधिक सैन्य शक्तियों को प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो जापान की सैन्य ताकत न केवल चीन और कोरिया बल्कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय बन गई थी, ठीक है ना। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए युद्ध प्रमुख कारक बन गए। तो हथियारों की दौड़ भी थी। फिर हथियारों की दौड़ के बाद एंग्लो जर्मन नौसेना प्रतिद्वंद्विता भी थी, यानी कि ब्रिटेन एकमात्र महाशक्ति था जो 19वीं शताब्दी के अंत तक सागर का राजा था। और युवा शासक कैसर विलियम द्वितीय के अधीन जर्मनी ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के बाद ब्रिटेन ने अपना एकांत छोड़ दिया और समुद्र में बढ़ते जर्मनी का मुकाबला करने के लिए कूद पड़ा। तो ब्रिटेन जो बिल्कुल एकांत में अकेला था, सुरक्षित था, शक्तिशाली भी था, ठीक है ना, तो उसने एक यहाँ पे गलती कर दी। उसने ये गलती की कि सागर में उसका प्रभुत्व था, एक इकलौता वो राजा सागर का था, मतलब उसका प्रभुत्व था, उसका अधिकार था। लेकिन युवा शासक कैसर विलियम द्वितीय ने के अधीन जर्मनी ने अपनी नौसेना को, यानी कि जब जर्मनी का राजा वहां का शासक विलियम द्वितीय बना, कैसर विलियम द्वितीय बना, उसने अपनी नौसेना को मजबूत किया। और यहाँ ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने अपना एकांत छोड़ दिया, यानी कि जो इतना सेफ्टी मोड में जो था उसको छोड़ करके समुद्र में बढ़ते जर्मनी के मुकाबला करने के लिए कूद पड़ा। तो एक ये युद्ध का कारण था। और प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन की अनुपस्थित भी थी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण थी कि यद्यप कंसल्ट ऑफ यूरोप नामक प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का एक अनौपचारिक समूह अस्तित्व में आया, लेकिन बढ़ते संघर्षों को समाप्त नहीं कर सका, ठीक है। फिर और कौन कौन से रीजन थे, तो प्रेस की नकारात्मक भूमिका भी यहाँ पे महत्वपूर्ण थी कि युद्ध के 40 साल पहले कई सरकारों ने देशों के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए ईमानदार प्रयास किए, लेकिन प्रेस ने जनता के बीच युद्ध मनोविज्ञान बनाने का प्रमुख खराब खेल खेला, ठीक है ना। नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी यहाँ पे थी, ठीक है ना। जैसे कैसर विलियम जो जर्मनी का शासक था, तो नौसेना के वर्चस्व का निर्माण करने के इच्छुक में सागर में कूदा। और यहाँ पर जो ब्रिटेन था, जो वहां का राजा था, जो कि वहां का वर्चस्व उसका स्थापित था, तो वो भी उसी में कूद पड़ा। तो कुछ चीजें थी जो नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी, ठीक है ना। ओके, और ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच प्रतिद्वंदता थी ही, यानी इनके बीच में जो है लड़ाई ऑलवेज किसी न किसी चीज को रहा ही करता था। तो ये मेन रीजन थे प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के कारण। 4-5 ले लीजिएगा। वर्सल्स की संधि, ठीक है ना। 1919-1920 के दौरान मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच कई शांति संधियों पर हस्ताक्षर हुए और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी वर्सल्स की संधि, जो मित्र राष्ट्रों और अन्य पराजित शक्तियों के साथ अलग अलग संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। तो देख लेते हैं वर्सल्स की संधि क्या कहलाती है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, वर्सल्स की संधि।
अब देख लेते हैं। देखिए, ये जर्मनी पर लगाई गई सबसे अपमानजनक संधि थी, ठीक है ना। कौन सी अपमानजनक संधि थी, आगे देखते हैं। जर्मन प्रतिनिधियों से भी परामर्श नहीं किया गया था, ठीक है, जब ये संधि लगाई गई थी। उन्हें पेरिस आमंत्रित किया गया था, लेकिन दूर के होटलों में कटीले तारों और पुलिस कर्मियों से घेर कर रखा गया था। यानी जर्मन जो प्रतिनिधि थे उनको यहाँ पे बुलाया गया, ठीक है, पेरिस आमंत्रित किया गया था, यानी फ्रांस में आमंत्रित किया गया था, और लेकिन उनको होटलों में कटीले तार और पुलिस कर्मियों के घेरे में रखा गया था। उन्हें केवल तभी बुलाया गया जब मसौदा हस्तांतरण यानी ड्राफ्ट जो है देना था उनके हाथ में, ठीक है ना, ड्राफ्ट हैंड ओवर करना था। और दूसरी बार उन्हें इस बात पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया था, ठीक है ना। तो जर्मन प्रतिनिधिमंडल जो थे, ठीक है, उनको मुख्य मेजन टेबल पर बैठने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपराधियों की तरह सशस्त्र गार्ड द्वारा ले जाया गया था, ठीक है। और संधियों में प्रावधान भी बहुत कठोर थे। जर्मनी ने सभी क्षेत्रों को व्यवहारिक रूप से खो दिया और उसके अधिकांश पड़ोसी देशों में वितरित किया गया था, ठीक है। जर्मनी ने और उसने विदेशी क्षेत्रों को भी खो दिया। कुल मिलाकर उसने अपने क्षेत्र का 15% और अपनी जनसंख्या का 10वां हिस्सा गंवा दिया। और विजेताओं द्वारा किए गए नुकसान की वसूली के लिए जर्मनी की पर भारी क्षतिपूर्ति लगाई गई थी और वह सैन्य रूप से अपंग था और उसकी सेना की ताकत जो है कम हो गई थी और उसे नौसेना के विमान, पनडुब्बी, वायुसेना की अनुमति नहीं थी। तो वर्सेस की संधि का उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना और स्थायी शांति सुनिश्चित करना था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध पर हस्ताक्षर करने के 20 साल 2 महीने और 4 दिन बाद जो है शुरू हो गया था, ठीक है ना। अब समझा देते हैं, चलिए शुरू से वर्सेस संधि क्या है। देखिए, यह संधि जो है जर्मनी पर लगाई गई थी और जर्मनी के लिए अपमानजनक संधि थी, ठीक है ना। अच्छा हुआ क्या था कि वहां पर एक ड्राफ्ट जो है, एक मसौदा जो है वो जर्मनी को देना था। और हुआ ये था कि वहां पर जो उनके जनप्रतिनिधि थे जर्मनी के, उनको एक होटल में पेरिस में बुलाया गया। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, होटलों में कटीले तार लगाए गए, पुलिस के उसमें रखा गया उनको, ठीक है ना, पुलिस के अंडर में रखा गया। और उन्हें तभी बुलाया गया जब मसौदा हस्तांतरण करना था, यानी उनको देना था। और दूसरी बार क्या हुआ, उन्हें इस बार हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया और जर्मन प्रतिनिधिमंडल जो था उसको मेज पर भी बैठने की इजाजत नहीं दी गई और अपराधियों की तरह सशस्त्र गार्ड लेकर उन्हें गए थे, ठीक है ना। तो संधियों में प्रावधान जो थे, अब संधियों में जो प्रावधान थे वो बहुत कठोर थे जर्मनी के लिए, क्योंकि इस संधि के हिसाब से जब हस्ताक्षर हो गए थे तो जर्मनी ने जितने भी उसके क्षेत्र थे व्यवहारिक रूप से, यानी अपने क्षेत्रों का अधिकांश हिस्सा उसने खो दिया था और उसके पड़ोसी देशों को दे दिए गए थे, ठीक है ना। और उसने विदेशी क्षेत्रों को भी जो हासिल किया था लड़के, वो भी खो दिया था। और कुल मिलाकर अपने क्षेत्र का 15% और अपनी जनसंख्या का 10वां हिस्सा उसने गंवा दिया था, सोचिए। और विजेताओं द्वारा किए गए नुकसान की वसूली के लिए जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति लागत लगाई गई थी प्रथम युद्ध के बाद। तो सैन्य रूप से वह अपंग हो गया था, उसे परमिशन भी नहीं थी, उसकी ताकत भी कम हो गई थी और नौसेना, विमान, पनडुब्बी, वायुसेना रखने की उसे अनुमति भी नहीं दी गई थी। तो ये वर्सेस की संधि का उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना और स्थायी शांति सुनिश्चित करना था, ठीक है ना। क्योंकि अब आप कहेंगे मैटर कहां से उठा, तो आप बता रही हूं। 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि हुई और 27 नवंबर 1919 को बुल्गारिया के साथ न्यूली की जर्मनी के बीच हुई और 4 जून 1920 को हंगरी के साथ ट्रेवन की संधि हुई थी, ठीक है ना। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें मेन जो दोष दिया गया था वो जर्मनी का पाया गया था और इसलिए उस पर वर्सेस की संधि लगाई गई। अब द्वितीय विश्व युद्ध देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, ठीक है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन हमले के साथ शुरू हुआ था, ठीक है ना। पोलैंड पर जर्मन ने हमला कर दिया था और जर्मनी ने और ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड के बचाव में आए और 3 सितंबर 1939 को जर्मनी पर हमला शुरू कर दिया। तो 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और पोलैंड को बचाने के लिए ब्रिटेन और जो फ्रांस है वो आए और 3 सितंबर यानी 2 दिन बाद ही उन्होंने जर्मनी पर हमला कर दिया। किसने, ब्रिटेन और फ्रांस ने। और जल्द ही कई देशों ने जर्मनी पर युद्ध छेड़ दिया। तो जापान ने चीन पर हमला किया। अब जब देखिए, अब यहाँ युद्ध छिड़ गया तो हर एक देश अपने फायदे के लिए युद्ध कर रहा था, जो उसका दुश्मन था वो उसके खिलाफ युद्ध कर रहा था। तो अब यहाँ पे युद्ध सिर्फ किसका था, पोलैंड जर्मनी का था। जर्मनी का साथ देने ब्रिटेन और फ्रांस आए
सॉरी पोलैंड का साथ देने ब्रिटेन और फ्रांस आए, उन्होंने हमला शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कई देशों ने युद्ध शुरू कर दिया, ठीक है, जर्मनी पर युद्ध छेड़ दिया। जापान ने चीन पर हमला कर दिया। इटली कुछ समय के लिए तटस्थ रहा, मौन रहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन अंत में जून 1940 में जर्मनी की तरफ से शामिल हो गया इटली। अभी 1 साल तक युद्ध चल गया था, सोचिए 39 सितंबर की बात है, जून 1940 में जर्मनी जो है, सॉरी इटली जो है वो जर्मनी की तरफ शामिल हो गया था। और जर्मनी के कई देशों पर जीत हासिल करने के बाद उसने 22 जून 1941 को सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी। तो जर्मनी के कई देश जो है वो जीत गया था। कौन? इटली जीत गया था, ठीक है ना। और 22 जून 1941 को सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी। और 7 सितंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी के बाद अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पर अमेरिका की भी एंट्री हो गई और यह युद्ध लड़ा गया था मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और उनके सहयोगियों के बीच में। और ध्रुवीय शक्तियां जो थी, क्योंकि पहले शक्तियों में डिवाइड थी, ध्रुवीय और केंद्रीय शक्तियां, मित्र शक्तियां, 3 शक्तियां थी। तो ध्रुवीय की शक्तियां थी जर्मनी, इटली और जापान। तो युद्ध इटली, जर्मनी और जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया था, ठीक है। तो ये हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध किस तरह हुआ तो नहीं पूछता, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे, कारण 100% पूछता है। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, क्योंकि जर्मनी ने स्टार्टिंग की थी, वो वर्सेस संधि से बिल्कुल पगला गया था। इस युद्ध के कारण में देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्सेस की संधि, ठीक है ना। अब ये था कि जर्मनी पर संधि एक हुक्म की तरह थी। 1871 में फ्रांस जर्मनी से हार गया था और इस अपमान का बदला लेना चाहता था। वर्सेस की संधि क्यों हुई ये देखिएगा। 1871 में फ्रांस जर्मनी से हार गया और इस अपमान को बदला लेना चाहता था। तो पेरिस सम्मेलन में फ्रांस ने जर्मनी को अपमानित किया और इस संधि ने उसे उसके क्षेत्र, उपनिवेश, सैन्य शक्ति से भी वंचित कर दिया था। तो इसका बदला लेने के लिए पेरिस सम्मेलन में अपने अपमान का बदला लेने का फैसला किया जर्मनी ने। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता, क्योंकि पहले युद्ध के बाद हमलावर द्वारा पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार किया गया था कि कोई अगर देश किसी देश पर हमला करता है तो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा उसको दी जाएगी, या हमलावर पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा या सैन्य सहायता देकर। तो यह अंतरराष्ट्रीय संस्था राष्ट्रों के संघ, लीग ऑफ नेशन जो है उसके तत्वाधान में किया जाना था, नहीं उसके अंतर्गत किया जाना था। लेकिन लीग ऑफ नेशंस अप्रभावी साबित हुई, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पहले विश्व युद्ध के बाद जो हमलावर द्वारा, यानी कि जो हमला किए गए, जो उनसे पीड़ित लोग थे, जिनको ज्यादा नुकसान हुआ, उनको कोई भी सामूहिक सुरक्षा नहीं दी गई थी। और ये काम किसका था? अंतरराष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संघ का था। लेकिन राष्ट्र संघ इसमें कुछ नहीं किया। तो 1931 में अंतर युद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने चीन पर आक्रमण किया। मंचूरिया प्रांत पर अधिकार कर लिया था जापान ने, और जापान ने उसके कृत्य का बचाव करते हुए कहा कि यह पुलिस कार्रवाई थी, ना कि एक आक्रामकता थी। यानी हमने उन पर आक्रमण नहीं किया है, हमने युद्ध नहीं किया है, एक पुलिस कार्रवाई थी, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस ने जापानियों के वादों पर विश्वास किया और जापानी के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने पर वो मंचूरियन को खाली कर देगा, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जापान ने मंचूरिया को खाली ही नहीं किया, बल्कि जापान ने कठपुतली मंच को शासन की स्थापना की। जब लीग ऑफ नेशंस सदस्य राष्ट्रों ने इसे मान्यता नहीं देने के लिए कहा, तो जापान ने एक स्थायी सदस्य और एक बड़ी सेना होने के नाते अंतरराष्ट्रीय संगठन को छोड़ दिया। तो 1935 में इटली ने अबिसिनिया पर युद्ध छेड़ दिया और उन्हें इतावली साम्राज्य के अधीन कर दिया। तो लीग ऑफ नेशंस ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए और इटली को हमलावर घोषित कर दिया, यानी आक्रामक घोषित कर दिया। देखिए, इटली ने जब अबिसिनिया पर किया तो उसे हमलावर आक्रामक घोषित कर दिया गया, लेकिन जब जापान ने चीन पे किया तो कुछ नहीं किया गया। क्या था? ये दो तरफा व्यवहार था ना। तो चूंकि कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए इटली ने ज्यादा परवाह नहीं की और लीग ऑफ नेशंस ने जर्मनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और जब उसने वर्सेल संधि के सैन्य शर्तों को निरस्त कर दिया तो राइनलैंड को पुनः सैन्यकृत किया, ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया और चेकोस्लोवाकिया को विघटित कर दिया, यानी नष्ट कर दिया। और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता के कारण एक और युद्ध हुआ, वो था सेकंड वॉर, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता। फिर निरस्त्रीकरण की विफलता। भैया पहले ये तय हो चुका था कि कोई भी देश जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ठीक है ना, कोई भी परमाणु हथियार अपने पास नहीं रखेगा, ठीक है ना। पेरिस शांति सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि यदि सिर्फ रक्षा के स्तर पर हथियार कम कर दिए जाए तो विश्व शांति का अंतिम जो उद्देश्य है वो रहा आएगा। लेकिन किसी यानी कि अपने रक्षा बस तक के हिसाब से आप अपने पास हथियार रखिए, ज्यादा मत रखिए, पावरफुल मत बनिए। लेकिन किसी भी देश ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और हथियारों के लिए घमासान जारी रहा और जर्मनी को निशस्त्र कर दिया
गया, यानी जर्मनी से हथियार ले लिए गए और विजेता राष्ट्रों को बाद में निशस्त्र होना पड़ा था। तो बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया और औपचारिक रूप से घोषित किया कि अब वह वर्साइल्स की संधि से बाध्य नहीं था, और इस प्रकार जर्मनी ने उन हथियारों का संचय शुरू किया जो सशस्त्र संघर्ष का मार्ग प्रशस्त है। तो एक निशस्त्रीकरण की जो विफलता थी वो भी इसका एक मेन कारण थी। तो हमने अभी 3 कारण देखे ना। पहला देखा वर्साइल्स की संधि जिससे स्टार्टिंग हुई, सामूहिक सुरक्षा देखा, सामूहिक सुरक्षा की असफलता, और फिर हमने निरस्त्रीकरण की विफलता देखी। निशस्त्रीकरण यहाँ पे होना चाहिए, ये निशस्त्रीकरण होना चाहिए, ठीक है ना, और या निरस्त्रीकरण भी सही है, निरस्त्रीकरण। और विश्व आर्थिक संकट, अब इसकी शुरुआत 1929 में यूरोपीय देशों में अमेरिकी कर्ज अचानक रुकने से हो गई, ठीक है ना। जर्मनी अपनी औद्योगिक प्रगति के लिए ऋणों पर बहुत अधिक निर्भर था। जर्मनी को ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए थे और ये सबसे बुरी तरह से प्रभावित देश साबित हुआ, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित देश था क्योंकि उसके ऊपर संधि ऐसी लगाई गई थी और जहां 7 लोग बेरोजगार हो गए। जर्मनी ने क्षतिपूर्ति का भुगतान करना बंद कर दिया और यहाँ पे हिटलर अधीन नाजी तानाशाही ने देश की बागडोर संभाली और जापान ने भी आर्थिक संकट का लाभ उठाया और 1932 में मंचूरिया में कठपुतली मंच को शासन की स्थापना कर दी जो भी ऊपर पढ़ के आ रहे थे, और इटली ने भी अबिसिनिया पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। तो विश्व आर्थिक संकट ये एक इसका मेन रीजन था। और वेरी इंपॉर्टेंट था रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी, क्योंकि धुरी हुए बने हुए थे, ठीक है ना। तो एक ये भी आप इसको देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बनाए गए नए राज्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की संख्या काफी कम थी। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या, उदाहरण के लिए जर्मन अल्पसंख्यक और गैर जर्मनी के साथ चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड में थे। रोमानिया में रूसी अल्पसंख्यक थे। हंगेरिया अल्पसंख्यक रोमानिया और युगोस्लाविया में थे, ठीक है। और जर्मनी और रशवाल इसे छोड़ दीजिए, ऐसे लिखेंगे तो आप बहुत वो हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना बताना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या में कि जनरली सभी देशों में ये देखा गया कि जहाँ के लोग अल्पसंख्यक थे, ठीक है ना, वहां पे कुछ न कुछ समस्याएं आई क्योंकि इन अल्पसंख्यकों में असंतोष और भय की भावना पैदा हो गई थी, क्योंकि जो देश ज्यादा शक्तिशाली था उसकी जनता दूसरे देशों में रह रही थी और उन देश में रहने वाले शक्तिशाली देश की जनसंख्या जो दूसरे देशों में रह रही थी उन देश के लोगों को डर लग रहा था क्योंकि मेरा देश जो है अब दूसरे देश के खिलाफ युद्ध लड़ने वाला है, उसी देश के खिलाफ युद्ध लड़ने वाला है जहां पे वो रह रही है। तो असंतोष और भय की भावना यहाँ पर आ गई थी, ठीक है ना। तो ये है राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या। लीग की विफलता आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए इसमें। निशस्त्रीकरण वाला था, नेशन का सदस्य नहीं बनना था, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें लीग की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की विफलता का, ठीक है ना। अब इसे छोड़ दीजिए, इतना काफी है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हो गए और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी तो ये आप देख लीजिएगा, इसे मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर, ठीक है ना। मुझे इंपॉर्टेंट इसके प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लगते हैं तो वो हमने आपको बता दिया और इस तरह से ये यूनिट भी आपकी फिनिश हो गई, ठीक है। तो ब्लॉक 1 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ओके। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वर्सेस की संधि जरूर देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आ सकता है और टिप्पणी के लिए भी आ सकता है, ठीक है ना। और निरस्त्रीकरण की विफलता, निरस्त्रीकरण क्या होता है ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। निरस्त्रीकरण क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के समझ में पूछ सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।